हेलो गाइस, वेलकम टू अवर एटीट्यूड एकेडमी यूट्यूब फैमिली। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 14, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल है। इसका वेटेज भी आपको एंट्रेंस में बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत शॉर्ट में हम इसको पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और पूरा चैप्टर इसको पूरा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो यहां पे रेडिएशन और मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका ड्वेल नेचर पढ़ेंगे। ड्वेल नेचर मतलब कौन कौन से नेचर? तो ड्वेल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो हमको ये दोनों का, किसका किसका सर? रेडिएशन और मैटर का। हमको दोनों नेचर पढ़ना है। ड्वेल नेचर पढ़ना है मतलब क्या है? वेव नेचर ही पढ़ना है और पार्टिकल नेचर ही पढ़ना है। तो यहां पे सबसे पहले रेडिएशन आता है, तो रेडिएशन को शुरू करेंगे। तो यहां पे रेडिएशन के पास ड्वेल नेचर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सर, इसके पास वेव नेचर भी होगा और इसके पास पार्टिकल नेचर भी होगा, है ना। अच्छा, रेडिएशन के पास ड्वेल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। देखो, वेव नेचर तो ऑलरेडी प्रूफ है कि रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है। इस चैप्टर में हमको क्या प्रूफ करना है? इस चैप्टर में हमको यह प्रूफ करना है कि रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। रेडिएशन ये वेव है, रेडिएशन की वेवलेंथ आती है। तो वेवलेंथ किसकी आएगी सर? जो वेव होगा उसकी वेवलेंथ बनेगी। अरे जो वेव होगा उसी की वेवलेंथ आएगी ना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी प्रूफ है कि रेडिएशन क्या है सर? वेव। इस चैप्टर में हम क्या प्रूफ करेंगे कि रेडिएशन क्या है? पार्टिकल भी है ना। रेडिएशन का सर कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर भी है। चलिए शुरू करें। तो इसमें जो हमको कंटेंट पढ़ना है ना, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखिए एक बार फिर से बताता हूं, हम ड्वेल नेचर पढ़ने वाले हैं, दोनों नेचर। किसके किसके? रेडिएशन और मैटर के। सबसे पहले रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि सर रेडिएशन के पास ड्वेल नेचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि सर मैटर के पास भी ड्वेल नेचर होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहां पे अब रेडिएशन पहला टॉपिक लेते हैं, रेडिएशन फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सर इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फिर उसमें हम लोग अलग अलग ग्राफ्स पढ़ेंगे, है ना। इसमें बहुत सारे ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग कंडीशंस पे ग्राफ पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। उसके बाद थर्ड हम लोग पढ़ेंगे इसमें फोटो सेल। फोटो सेल क्या होता है? उसके बाद हम लोग यहां पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस देखेंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के कुछ प्रूफ देखने वाले हैं। और सबसे लास्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये देखने वाले हैं। मैंने आपको मेन हेडिंग बताया। अब बोर्ड्स में देखो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वही कई बार आ चुका है बोर्ड में, और एंट्रेंस में इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है। तो आपको इसके बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसे बताया गया कि रेडिएशन के पास, है ना, रेडिएशन के पास ड्वेल नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ये कैसे बताया गया?
तो मैंने बताया रेडिएशन के पास वेव नेचर तो ऑलरेडी प्रूफ है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको, किसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं। अब सर पार्टिकल नेचर मतलब क्या? पार्टिकल नेचर मतलब जैसे पार्टिकल होता है, और सर जब पार्टिकल किसी से टकराता है तो क्या होगा, इंपैक्ट होगा, है ना। पार्टिकल का वेट काउंट कर सकते हैं सर, पार्टिकल का एनर्जी काउंट कर सकते हैं सर, है ना। जब वो कहीं किसी चीज पे टकराएगा तो इंपैक्ट होगा, क्या होगा, इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो ये नेचर वेव भी शो करता है, ये हमको देखना है। ये नेचर रेडिएशन भी शो करता है, ये हमको देखना है। अगर ये नेचर रेडिएशन शो कर रहा है, मतलब सर रेडिएशन के पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अगर रेडिएशन किसी पर टकरा रहा है और उसका इंपैक्ट शो कर रहा है, तो इंपैक्ट कौन शो करता है सर, पार्टिकल। जैसे एक पत्थर ले लिया मैंने, है ना, इस पत्थर को मैंने किसी पे फेंक के मारा, तो क्या होगा, यहां पे चोट लगेगी, इससे कुछ ना कुछ चीजें बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये किसका नेचर है, पार्टिकल नेचर है। अगर ये रेडिएशन भी करता है, इसका मतलब रेडिएशन के पास भी कौन सा नेचर आ गया, पार्टिकल नेचर आ गया। चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही बताया गया है। देखिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन, यहां पे हम लोग एक इवैक्यूएटेड ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब, है ना। ये हो गया सोर्स, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। सोर्स किसका सर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, किसका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। अब यहां पे ये है सर फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये क्या है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसको आप मेटल भी बोल सकते हो, इसको आप इमीटर भी बोल सकते हो, क्लियर। तो यहां पे इसके कई सारे नाम है। अब फोटो सेंसिटिव मटेरियल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। हाँ सर, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है इवैक्यूएटेड ट्यूब। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब जिसमें क्या होगा, वैक्यूम, जिसमें एयर भी नहीं होगी, कोई पार्टिकल नहीं होंगे, क्या होगा, वैक्यूम। हम वैक्यूम पंप से पहले से ही इस ट्यूब से हम लोग एयर को निकाल लेंगे, मतलब यहां पे क्रिएट क्या हो गया, वैक्यूम। इवैक्यूएटेड ट्यूब मतलब क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, ठीक है। यहां पे लगा दिया हमने कलेक्टर, यहां पे क्या लगा दिया है, कलेक्टर, ठीक है। अब इनिशियली मैंने कोई इसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। देखिए ये इसकी मेन डायग्राम नहीं है, मेन डायग्राम हम और आगे निकालेंगे, पहले सिर्फ स्टडी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कैसे। तो इनिशियली, है ना, मैंने यहां पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, कोई भी वोल्टेज यहां पे मैंने अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, पर ये डायग्राम जब आप पेपर में निकालेंगे तो नेक्स्ट वाली डायग्राम निकालेंगे, है ना, जब हम इसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे डायग्राम को नेक्स्ट वाले केस में, है ना। फिलहाल ये बेसिक पढ़ रहे हैं इसका, तो इतना चलेगा। तो यहां पे ये सोर्स से जब रेडिएशन यहां गिरेगा, क्या गिरेगा सर, इसमें रेडिएशन। तो अब यहां पे रेडिएशन में क्या होते हैं सर, फोटॉन्स। क्या होते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स ये दो, ये सभी क्या है, फोटॉन्स। फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब क्या होता है सर, फोटॉन्स मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इनके पास क्या होता है सर, एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये हमने इंसिडेंट किया। अब अगर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आएंगे जब इसमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी। जैसे सपोज, है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये मेटल सपोज अगर है पोटेशियम, एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेटल है सर पोटेशियम।
तो पोटेशियम कितना एनर्जी लेगा कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा? मैं बोलूंगा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी लेगा, है ना। तो एक एनर्जी लेके ये इमिट करेगा। तो कोई भी एक मेटल पकड़ लेते हैं कि एक मेटल है सर एक्स, जो सपोज कितनी एनर्जी ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन रेज में इतनी एनर्जी होगी तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, और अगर इतनी एनर्जी नहीं होगी, इससे कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, पर उससे कम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझे या नहीं समझे? है ना। मिनिमम एनर्जी इसको इतनी चाहिए, इसने ऑलरेडी बता दिया है कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, तभी इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम एक एटम है ना, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ठीक है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। तो ये हो गया सर, ये हो गया इसका वर्क फंक्शन, ठीक है। इसका वर्क फंक्शन कितना है इस मेटल का? मैं बोलता हूं एग्जांपल है सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिनिमम आपको इतनी एनर्जी चाहिए। अरे अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपकी सैलरी और 20,000 है, तो आप वहां से बाहर कब निकलेंगे? तो आपको सर सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा मिले तब तो आप बाहर आएंगे, है ना। उससे कम रहेगी तो आप क्यों जाएंगे वहां से? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मिनिमम इतना सर इसको एनर्जी मिलना चाहिए, तब जाके ये बाहर आएगा, अदरवाइज ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सर सपोज मैंने इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रखी है ना, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रखी है इनिशियली मैंने रख दी सर 50 हर्ट्ज। अच्छा एक और चीज, यहां पे आप नंबर मत पकड़ के चलिए, है ना। मैंने 50 हर्ट्ज बोला तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो वाइब्रेशंस होते हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं। सर कितने होते हैं? 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 22, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, पर मैं यहाँ पे कितनी दे रहा हूँ? 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये नंबर आप याद मत रखिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती हैं, है ना, फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होती है। सर कितनी होती है? 10 टू पावर 14, 10 टू पावर 14 मतलब कितने जीरो? 14 जीरो, है ना। 1 करोड़ में और 1 करोड़ ऐड कर दो, है ना, और जीरो कर दो, उसको ऐड मतलब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 करोड़ में और 1 करोड़ मल्टीप्लाई करते हो तब जाके उतनी फ्रीक्वेंसी आती है ना। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 14, 10 टू पावर 16, 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 20, है ना, उससे भी ज्यादा, करोड़ इंटू करोड़, ठीक है, और उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। पर मैं यहाँ पे कितने ले रहा हूँ सर? 50 हर्ट्ज ले रहा हूँ। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सपोज अगर मैंने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, है ना, इंस्टेंट की है, तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी ये एनर्जी को डिनोट करती है। ये किसने बताया था हमको? प्लैंक ने बताया था। प्लैंक ने क्या बताया था? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फिर उसने क्या लिया था सर? प्रोपोर्शनलिटी हटाया था और क्या ले लिया था? कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोल दिया था? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये फॉर्मूला किसका है सर? प्लैंक का, इसलिए प्लैंक कांस्टेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे प्लैंक ने क्या बताया था कि फ्रीक्वेंसी, है ना, डिनोट करेगा सर एनर्जी को। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उस रेस के पास, उस रेडिएशन के पास, उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे शुरू करते हैं। तो अब सपोज मैंने इसको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की, एक एग्जांपल, नंबर मैंने बताया, आप याद मत रखिए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो सर सपोज 50 हर्ट्ज प्रोवाइड की, तो एक एग्जांपल कि इसके पास एनर्जी आ गई 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर्स याद नहीं रखिए, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे सर इसको तो कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इस पे ये इमिट करेगा? मैं बोलूंगा नहीं करेगा। इनके पास अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो सर इस पे कैसे इमिट करेगा? इसको मिनिमम कितना चाहिए? 2 या उससे ज्यादा। अब मैंने क्या किया सर? फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया, है ना। मैंने फ्रीक्वेंसी कर दी है 100 हर्ट्ज। तो एनर्जी कितनी आ गई? मैं बोलूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये अब भी इमिट करेगा? मैं बोलूंगा नहीं करेगा। उसके बाद मैं सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गया। अब मैंने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी यहां पे। अब मैंने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी है 200 हर्ट्ज। कितनी प्रोवाइड की सर? फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी 200 हर्ट्ज। तो यहां पे एनर्जी कितनी आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर मिनिमम तो सर इसके पास एनर्जी आ गई। तो यहां से इमिट क्या होना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
और सर अगर मैं इससे ज्यादा प्रोवाइड करता हूं तो सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी 400 हर्ट्ज, तो और अच्छी बात है। एनर्जी क्या होगी सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर और इमिट होंगे, है ना। तो सर यहां पे इमिशन शुरू हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर फ्रीक्वेंसी पे इमिट नहीं होगा। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी आप उस पर इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसीलिए इसको क्या बोला है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल, है ना। फोटो सेंसिटिव मतलब क्या, जो फोटॉन्स है जब वो टच करेंगे, ठीक है, तो ये सेंस होगा और इमिट होगा, लेकिन सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे, अदरवाइज इमिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सर मैंने सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पे इंसिडेंट की और उसके वजह से क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन इमिशन शुरू हो गया। तो जैसे ही सर ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो सर अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अरे एटम से इलेक्ट्रॉन इमिट होता तो एटम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया सर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सर यहां से कहां जाएंगे, कलेक्टर के पास, और कलेक्टर से फ्लो होके ये यहां पे आ जाएंगे वापस। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने वापस भी आने वाले हैं, है ना। सर इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल करना है मतलब ही क्या होता है, करंट जनरेट करना। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां मूव कर गए, इसका मतलब क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, है ना। और ये ट्यूब क्या करेगा सर, ग्लो होना शुरू हो जाएगा, इवैक्यूएटेड ट्यूब क्या होना शुरू हो जाएगा, ग्लो। इसी तरीके से क्या होता है सर, करंट जनरेट होता है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर इलेक्ट्रॉन्स जब निकल रहे हैं तो सर पॉजिटिव हो गए, तो वापस क्यों नहीं जा रहे, है ना। तो सर ये वापस क्यों नहीं जा रहे, तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहां पे एक दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन की पूरी बीम निकलेगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे से क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पूरी बीम आ रही है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन को आगे ही ट्रैवल करना है। पर सर इनको जाना तो यही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये अगर ऐसे नहीं जा पा रहे होंगे तो कैसे जाएंगे, ये सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, कि यहां से फिर यहां फ्लो हो जाएंगे, तो वापस आ तो वहीं के, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे तो यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा सर, करंट जनरेट हो जाएगा और ये ट्यूब ग्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या हो गया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, आप अपने मन से सभी की डेफिनेशन बोल सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होगा, द फिनोमिना इन विच, है ना, फोटो सेंसिटिव मटेरियल emits electron if suitable frequency of light incident on it is called photoelectric effect। photoelectric effect मतलब क्या हुआ कि वो फिनोमिना जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल, कब, जब आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे इंसिडेंट करोगे तब, उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। फोटोन से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, फोटोन से ही हुआ है ना, फोटॉन्स ही तो आए हुए हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आया। अब इसमें आपको बहुत सारी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, जैसे सर अब जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट का इमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच minimum frequency at which electrons will be emitted from photosensitive material। समझ में आ गया, फोटो सेंसिटिव मटेरियल बोलो, इमिटर बोलो, है ना, या उसको आप मेटल बोलो, ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, एक वर्ड याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये पेपर में डेफिनेशन आई हुई है, इसको इंडिकेट करेंगे न्यू नॉट से। और सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या, देखो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये इंसिडेंट करेगा उसी टाइम जो वेवलेंथ होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, मिनिमम मतलब क्या होगा, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम है, इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि सर इस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ ही नहीं,
जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी टाइम पे जो वेवलेंथ होगा वो होगा उसका मैक्सिमम। ये हमको पता है कि सर अगर कोई वेव है ना, देखो ये एक वेव है, सपोज यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, मैं बोलूंगा सर कितनी वेव बनी, एक दो वेव बनी है ना, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हर्ट्ज। इसकी वेवलेंथ काउंट करो, कोई वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कितनी बड़ी वेवलेंथ आ गई। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, देखो अब सेम इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी 8 हो गई, तो इस वेव की लेंथ कितनी होगी, एक वेव की लेंथ कितनी होगी सर, बहुत, देखो पहले से क्या होगी, बहुत कम। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो रही है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। तो यहां पे अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। सर जो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए उससे ऊपर भी नहीं, मैं बोलूंगा जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी पॉइंट पे जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और इंडिकेट करेंगे हम लोग लैम्डा नॉट से, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। क्लियर। तो सर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डिफरेंस क्या होगी, द मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सर वर्क फंक्शन मतलब क्या, वर्क फंक्शन मतलब क्या होता है, ठीक है, वो एनर्जी है ना जिसपे इलेक्ट्रॉन इमिट हो, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, मिनिमम एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, समझ में आया। अब सर फोटोसेंसिटिव मटेरियल मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो मटेरियल जिससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर इंसिडेंट होगी। ठीक है, मटेरियल फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटोसेंसिटिव मटेरियल। हम अपने मन से डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब पहला टॉपिक तो हो गया हमारा, लेकिन अगर सर इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, जैसे आपने पहले बताया था कि सर मुझे अगर एग्जाम में डायग्राम बनाना है तो कौन सी बनाएंगे, तो अब लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बनानी है तो अब देखो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। ये देखो ये सिंबल ये शो करता है कि इन्होंने एक दूसरे को टच नहीं किया, ये ऊपर से गया है। हाँ, इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। ये वोल्टेज, ये माइक्रो एमीटर, तो ये हो गई इसकी कंप्लीट डायग्राम। ये की हो गया, ये रियोस्टेट हो गया, ये ईएमएफ हो गया, सॉरी की तो हमने ऑलरेडी बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये की हो गया। ठीक है, ये हो गई इसकी कंप्लीट डायग्राम। इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक है, तो लेबलिंग आप करते हैं सर, कम्यूटेटर का काम क्या है, तो ये हम अभी देखने वाले हैं, है ना, कम्यूटेटर का काम क्या है ये हम अभी देखने वाले हैं। तो अगर सिर्फ डायग्राम अगर मैं रहने दूं तो डायग्राम इतनी ही है। बाकी आपको सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया होगा। देखो ये है डायग्राम। और अगर सर इसमें और कुछ बताना होगा तो आप इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स को भी इंडिकेट कर सकते हैं सर, ये है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, जो फोटोन से
इमिट हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन की वजह से इमिट हो जाए उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये कंप्लीट डायग्राम हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, ये आपको पेपर में ड्रॉ करना है। चलिए अब इसी से हम ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बना लेते हैं। तो सर पहले तो हमने वोल्टेज नहीं अप्लाई किया था, तब भी क्या हुआ था, करंट जनरेट हो गया था। अब क्या करेंगे सर, वोल्टेज अप्लाई करके इसके अलग अलग इफेक्ट देखेंगे। शुरू करते हैं। देखो यहां पे बेटा तो हो गया। अब ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ का, ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। देखो ग्राफ क्या है, यहां पे सपोज अगर मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं, किस पे सर, फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। डायग्राम आपको बनाना है तो बना सकते हो आप बार बार, लेकिन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, डायग्राम को समझ में आ गई है। पर अगर किसी को बनाना ही है तो वो बना सकता है। ये डायग्राम है ना, यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, ये सोर्स है सर। ठीक है, अब यहां पे हम ये देखने जा रहे हैं कि ग्राफ है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का और फ्रीक्वेंसी का देखेंगे। ग्राफ किसका देख रहे हैं सर, इस पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस पे क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी, इस पे क्या होगा सर, फ्रीक्वेंसी, है ना, ये फ्रीक्वेंसी। तो इनिशियली जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जैसे मैंने 50 हर्ट्ज दिया तो करंट जनरेट हुआ क्या, नहीं। उसके बाद सर मैंने 50 हर्ट्ज के बाद सर 100 हर्ट्ज दिया था तो सर करंट जनरेट हुआ क्या, नहीं। 150 दिया, नहीं हुआ। फिर मैंने 200 दिया तो सर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे सर करंट जनरेट हो गया। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा कर्व में जाएगा। इनिशियली फ्रीक्वेंसी पे, अब नंबर मैंने बताया था, नंबर आप याद मत रखो। इनिशियली वो जनरेट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा। इनिशियली करंट आपका जनरेट नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी, जैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी पे, किस फ्रीक्वेंसी पे सर, जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट इमिट हो जाए, करंट जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, करंट जनरेट हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो सर करंट बढ़ता रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर, करंट और फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद करंट और इंटेंसिटी ग्राफ निकालते हैं। यहां देखो करंट और इंटेंसिटी ग्राफ। अब यहां पे सपोज ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये सर इंटेंसिटी है। ये क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो क्या इंटेंसिटी या क्या करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब पहले तो आप मतलब समझ लो, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, उसकी एनर्जी। इंटेंसिटी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैं अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, देखो सपोज इतने फोटॉन्स है, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं, सपोज इसके पास एनर्जी अभी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही रहेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ाया तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, 3 आ गई। मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया सर, एनर्जी और बढ़ गई, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े क्या, नहीं। इसका मतलब सर इंटेंसिटी कांस्टेंट है। आप जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो नंबर वही रहेंगे फोटॉन्स के, पर उनके पास जो एनर्जी होगी वो बढ़ेगी। ये तो प्लैंक ने हमको ऑलरेडी बताया हुआ है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। समझ में आया। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता हूं, है ना, सपोज सर ये एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जिसपे एनर्जी इतनी है।
अब सर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, तो इंटेंसिटी बढ़ाया तो क्या हुआ पता है, ये देखो फोटॉन्स बढ़ गए, पर सभी फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी है, इतनी है। मैंने इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, ये देखो इंटेंसिटी और बढ़ाया तो क्या बढ़ रहा है सर, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और सभी के पास एनर्जी क्या है, सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एनर्जी क्या रहेगी, सेम। जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इंटेंसिटी मतलब क्या हो रहा है सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ग्राफ किसका निकालना है, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। कि सर मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाऊंगा तो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो यहां पे देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है ना एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन, देखो ये है वर्क फंक्शन, 5 नॉट से इंडिकेट करेंगे वर्क फंक्शन को, जिसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जांपल ले लिया। अब आप इसको है ना कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया, उस फ्रीक्वेंसी पे इसको एनर्जी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और आप क्या कर रहे हो सर, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो। इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फोटॉन्स बढ़ते गए, है ना। इंटेंसिटी बहुत बढ़ा रहा हूं, बहुत बड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसके बाद एनर्जी बढ़ रही है क्या, नहीं। तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने ही बढ़ा लो, लेकिन अगर उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो कितने भी फोटॉन्स आ जाए, इंटेंसिटी कितनी भी हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, करंट जनरेट नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आया सभी को। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी आया है और बोर्ड्स में भी। ठीक है, कि सर फोटो इमिशन किस पे डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन रहेंगे आपको। ठीक है, ऑप्शन 1 एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑप्शन 2 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन 3 थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ऑप्शन 4 इंटेंसिटी। तो सर फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इमिशन उसका इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन सर अब मुझे ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ तब बनेगा जब आप इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे या मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे। तो उस पॉइंट पे अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा, फिर आपको ग्राफ मिलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो सर ग्राफ बनेगा, पर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है, अगर मैं बोलूंगा इफ, है ना, सर ग्राफ बनेगा क्या इसका, बिल्कुल बनेगा। देखो यहां पे, लेकिन आपको कंडीशन क्या रखनी पड़ेगी, है ना। ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, अब ग्राफ किसका होगा सर, यहां ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ होगा सर इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपल सा आप करंट बोल दो। ठीक है, करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आए तो देखते हैं। सपोज अब जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उस पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो, और आपने सर एक कंडीशन इसमें लगा दी कि इस पे जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये ग्राफ कब बनेगा, इफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन फोटोन ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर आपने ये जो फ्रीक्वेंसी, इस पे जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है वो आपने हमेशा क्या रखी है सर, इक्वल टू थ्रेशोल्ड रखी है या उससे ज्यादा रखी है, तो फर्क पड़ेगा। तो फर्क कैसे पड़ेगा, ठीक है। अब सर इसका सपोज वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर दी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, है ना। तो सर आपने ये जो लाइट भेज रही, इस पे फोटोन के पास, एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, 3, इसको चाहिए कितनी, 2, तो सर इमिशन करेगा ये। ठीक है, तो सर इमिशन शुरू हो गए, है ना। अब सर जितने फोटोन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे सर, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ सर, इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए। उसके बाद आपने क्या किया सर, इंटेंसिटी को बढ़ाया। इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब आपने क्या किया सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तो क्या हुआ,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सब आप सभी के पास एनर्जी सब थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इमिट तो करेगा। और जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, मतलब जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, उतना क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। मतलब अगर आपने ये कंडीशन लगा दिया तो आप ये बोल सकते हो कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उतना ज्यादा क्या होगा करंट। तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, पर कंडीशन ये होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। नेक्स्ट ग्राफ से पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो यहां पे सपोज, तो बार बार मैं एक ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्वार्ट्स विंडो बोलेंगे, क्वार्ट्स विंडो। ठीक है, इससे सिर्फ रेडिएशन अंदर आ सकता है और कोई अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहां पे लाइट है, सोर्स है, यहां पे सर फोटो सेंसिटिव मटेरियल। आप एक एग्जांपल लेते हैं सर, इसका जो वर्क फंक्शन है सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहां से मैंने जो रेडिएशन फेंकी है, जो रेडिएशन इंसिडेंट की है सर इस पे, ठीक है, इसमें सर नंबर ऑफ फोटॉन्स है, उन फोटॉन्स के पास जो एनर्जी है, मैं बोलूंगा वो एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने फ्रीक्वेंसी ज्यादा भेजी है थ्रेशोल्ड से, तो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी थ्रेशोल्ड से। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो होगा क्या सर, क्या जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, क्या सभी के पास एनर्जी सेम है? मैं बोलूंगा नहीं, एनर्जी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो, जो फोटॉन सरफेस पे गिर रहे हैं, सरफेस पे ही एटम है, और एटम क्या करेगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगा। तो सर इलेक्ट्रॉन ने तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्सॉर्ब की थी ना सर, एनर्जी जूल में आती है, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहे हैं। ये देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? 6 इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये कन्वर्ट हो गया जूल में। सर एनर्जी का एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है और जूल भी होता है, दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। देखो यहां पे टॉपिक, अब सर आपने एनर्जी दी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे ही सरफेस के एटम को फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन ने सर 6 वोल्ट एब्सॉर्ब किए, जिसमें से 2 वोल्ट तो खर्चा हो गए, वो तो सर खर्चा हो गए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसके पास एनर्जी कितनी बची? आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे, क्योंकि 2 खर्चा हो गए सर, किसमें? वर्क फंक्शन में। एनर्जी कितनी लेके आए थे आप सर? 6। इसमें से सर वर्क फंक्शन ने कितनी ले ली? 2। तो बाकी एनर्जी किसके पास बची? इलेक्ट्रॉन के पास, जो कि कन्वर्ट किसमें हो गई? काइनेटिक में, है ना। इसका मतलब सर फॉर्मूला क्या बना? E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E मतलब क्या होगा सर? टोटल इंसिडेंट एनर्जी। फाई नॉट मतलब क्या होगा? वर्क फंक्शन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब जितनी एनर्जी उसके पास बची है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक में। तो 6 में से 2 खर्चा हुई सर वर्क फंक्शन में, तो बची कितनी? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी होगी सर? काइनेटिक। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 4 है। अब सपोज कोई सर फोटोन है ना बहुत थोड़ा अंदर चले गया है ना, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ने 6 वोल्ट एब्सॉर्ब किए, तो अब इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सर इससे एब्सॉर्ब कर लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। पर अब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भी तो आना है, तब तो सर वो मेटल से बाहर निकलेगा, तब तो ये पूरे ब्लॉक से बाहर आएगा वो। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हुए सर एटम से निकलने के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हो गया सर यहां से यहां ट्रैवल करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो गए, तो बचे कितने? मैं बोलूंगा बचे सर 3। तो इसके पास एनर्जी कितनी बची? 3।
अब कोई और फोटोन सर और अंदर चले गया, इस एटम से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बच्ची कितनी सर 2। कोई सर और अंदर चले गया, यहां से एटम से बाहर निकलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बचे कितने 1। कोई और अंदर चले गया सर, ठीक है समझ में आया। तो सर यहां से यहां बाहर निकलने के लिए मैं बोलूंगा सर पूरी की पूरी खर्चा होगी, बची कितनी 0, है ना। तो सर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी है वो भी अलग अलग है ना, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टेंस से आए हैं मेटल के अंदर से, ठीक है सब्सटेंस के अंदर से सर अलग अलग डिस्टेंस पे आए, जो जितने अंदर से आया होगा बाहर निकलने पे एनर्जी उसके पास उतनी कम बचेगी। सिंपल है या नहीं है। अरे अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे, कोई बच्चा गेट के पास बैठा है, मैंने बोला क्लास छूट गई आप भागो यहां से, ठीक है सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, जो सबसे लास्ट में बैठा है, जो गेट के पास बैठा होगा सर, गेट के पास बैठा है सर उसकी एनर्जी ज्यादा खर्चा ही नहीं होगी, तुरंत बाहर जाएगा। लेकिन जो एकदम अंदर बैठा है सर, उसको वो भीड़ से पास होते 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 फिर गेट से बाहर निकलना है, मतलब सर उसकी यहां से एनर्जी ज्यादा खर्चा होगी। समझ में आ गया, ठीक है। जो अंदर रहेगा सर उसको गेट तक आने के लिए सर एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, तो बाहर जब निकलेगा तो उसके बाद एनर्जी कम बचेगी, सिंपल सा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो सरफेस पे होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास है वो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा बचेगी। पर जो अंदर रहेगा सर वो जब बाहर आएगा तो उसको समय लगेगा, उसको एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर जब वो बाहर निकलेगा तो उसके बाद एनर्जी कम बचेगी। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन जो जो बाहर आए हुए हैं सभी के पास एनर्जी भी क्या होगी अलग अलग होगी, किसी के पास 1 रहेगी, किसी के पास 2 रहेगी, किसी के पास 3 रहेगी, है ना, किसी के पास 4 रहेगी, पर एनर्जी क्या होगी अलग अलग होगी। ठीक है सर समझ में आ गया, है ना, ये कंसेप्ट क्लियर है सर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बना, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, न्यूमेरिकल में आपके काम में आएगा, ये एंट्रेंस में भी और बोर्ड्स में भी। सर क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं, इसको भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं, और इसको भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E, है ना, का फॉर्मूला क्या होता है, बोलूंगा E का फॉर्मूला होता है H न्यू, तो फाई नॉट का फॉर्मूला भी क्या होगा H न्यू नॉट, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लेगा ना ये जिसपे इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, ठीक है। अब E इक्वल टू H न्यू, न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, बराबर। अरे आपने बेसिक पढ़ा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, पढ़ा है आपने ये। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ, आप बोलेंगे वेवलेंथ इस साइड जाएगा v अपॉन लैम्बडा, वही तो लिखा है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाया न्यू से, वेलोसिटी को c से, और लैम्बडा को लैम्बडा से, तो न्यू का फॉर्मूला क्या होगा c अपॉन लैम्बडा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या होगा c अपॉन लैम्बडा नॉट, ये देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे वेवलेंथ भी कौन सा आएगा थ्रेशोल्ड। बाकी काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब सर यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा सर इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, है ना, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग फॉर्मूले फिर कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं ग्राफ, और ग्राफ हमारे बाकी है, देख लेते हैं उसको। अब देखो यहां पे, अब मैं ग्राफ निकालता हूं डिफरेंट मेटल का फिर से करंट के साथ। यहां पे करंट ही रहेगा, यहां पे सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे सर, कितने इमिट हो रहे हैं। और यहां पे निकालता हूं सर अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ, ठीक है। यहां पे सर फ्रीक्वेंसी है, मेटल होगा सपोज मेटल ए। अब सर कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक मेटल है सर जिसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा तो इनिशियली इमिट नहीं होगा, पर जैसे ही उसको एक फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी मिल जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो मेटल है मेटल ए, वो क्या करेगा सर इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना शुरू करेगा। अब
एग्जाम्पल नंबर से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मैंने बताया नंबर से आप याद नहीं रखेंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सपोज कि सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने रखा 50 हर्ट्ज, यहाँ पे सर 100 रख दिया, यहाँ पे 150 रख दिया, यहाँ पे 200 रख दिया, यहाँ पे 250 रख दिया, यहाँ पे 300 रख दिया, है ना, यहाँ पे सर 350 रख दिया, यहाँ पे 400 रख दिया, ठीक है। चलो अब 100 हर्ट्ज को आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पकड़ लेना। तो जब मैंने पहला मेटल रखा यहां पर जिसको एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा क्या करंट बढ़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर 50 हर्ट्ज पे तो सर करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, 100 पे भी नहीं होगा, क्योंकि सर इस पे एनर्जी कितनी आ रही है 0.5, इस पे कितनी आ रही है 1, इस पे कितनी आ रही है 1.5, इस पे कितनी आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे, है ना, तो यहां से सर पहले मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब क्या सर, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके पास एनर्जी भी रहेगी, तो सर करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से मेटल ए जिसका वर्क फंक्शन सर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था वो इमिट हो गया, पर मेटल बी को कोई फर्क पड़ा गया नहीं। मेटल बी बोल रहा था मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो सर वो कितने पे इमिट होगा, मैं बोलूंगा 300 पे। ये मेटल बी 300 पे इमिट हुआ, इसको एनर्जी कितनी चाहिए थी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमने ग्राफ समझने के लिए 100-200 फ्रीक्वेंसी लिया है, पर वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये मैं क्लियर कर रहा हूं बार बार, ठीक है। तो सर मेटल का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा करंट के साथ विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, है ना। इनिशियली सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मेटल ए के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है, कम है ना। और यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है किसके लिए है सर, मेटल बी के लिए, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है, ज्यादा। जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा उसको फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा लगेगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। अब ग्राफ बनेगा, अब इसको थोड़ा सा छोटा निकालता हूं, समझ तो गए हैं सर हम, इसको थोड़ा सा छोटा निकालेंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर वगैरह नहीं बनाया है, मीटर वगैरह, क्योंकि हमको ग्राफ किसका पढ़ना है, हमको ग्राफ पढ़ना है सर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का, है ना। यहां लिख रहा हूं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। देखो अब आपको समझ में आएगा कि सर ये कम्यूटेटर का काम क्या है ना। हम लोग किसका पोटेंशियल देखेंगे सर, इस कलेक्टर प्लेट का, इसको बोलते हैं कलेक्टर। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करता है, तो हम पोटेंशियल भी किसका देखेंगे सर, कलेक्टर प्लेट का, ठीक है। और यहां पे तो करंट है ही, ये ग्राफ सर करंट का है और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का है। लेकिन ये जो ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसकी हेडिंग ऐसी है कि इसको मैं बनाऊंगा सर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए बट कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए। इसमें जो रेज इंसिडेंट होगी उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अलग अलग, और इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम, है ना। देखो यहां पे हेडिंग दूंगा ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। किसका सर ये पोटेंशियल किसका है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ठीक है। at at different frequency
at different frequency but constant intensity। ठीक है, इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अलग अलग, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि सर यहां पे मैंने जो इसका फ्रीक्वेंसी लिया है वो ले लिया, सपोज मैंने 500 हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज पे सपोज, है ना, एनर्जी इसको मिल रही है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो वर्क फंक्शन है ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आपको क्या करना है सर, इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट करनी है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ फोटॉन्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट। एक बार जो फोटॉन्स इसमें आ गए उतने ही रहेंगे, आप फोटॉन्स को चेंज नहीं करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करेंगे क्या, नहीं, कि आपने ऑलरेडी बोल के रखा है कि आप फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। हाँ, मैं इंटेंसिटी को चेंज करूंगा, ठीक, फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यहां मैं लिख दिया, है ना। इंटेंसिटी क्या है सर, कांस्टेंट। किसको चेंज कर सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो इनिशियली मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी ले ली है, 500 हर्ट्ज, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे हैं। तो सर इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए, इसमें सर इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए। मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि सर जब एनर्जी 5 है, वर्क फंक्शन कितना है 2, तो डिफरेंस कितना आ गया है, मैं बोलूंगा 3। तो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, 3, और मिनिमम कितनी हो सकती है, मैं बोलूंगा 0, है ना। क्योंकि सर हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर से आया हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो सर एटम से निकलने के लिए खर्चा हो गया, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां खर्चा हो गया सर, यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए, है ना। तो 2 यहां से निकलने के लिए, 3 यहां पे ट्रेवल करने के लिए, 5 तो पूरा ही खर्चा हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो उसके पास एनर्जी कितनी बची, 0। जो सरफेस से इमिट होगा उसको, उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगी। जो अंदर से इमिट होते जाएंगे, जो उसके थोड़ा सा और अंदर से इमिट हुआ, एनर्जी बची 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास 1 बची सर, इसके पास 0 बची। ऐसे ही सभी के पास एनर्जी कितनी है सर, अलग अलग है, ठीक है। बराबर, चलो ठीक है, देखते हैं। सभी नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज ही रहेंगे सर, सिंपल सी बात है। तो कॉमन सेंस कॉमन, ठीक है। अब यहां पे मैंने पोटेंशियल लगा दे रहा हूं, एक एग्जांपल। देखो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सिर्फ समझाने के लिए कि सर ग्राफ ऐसा बनेगा, आपको निकालना ग्राफ ही है, वहां कहीं भी आप नंबर्स यूज नहीं करेंगे, मैं यहां सिर्फ समझाने के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। तो सर ये पोटेंशियल है सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 2 3 4 5, है ना। यहां पे क्या रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और बाकी यहां पे करंट है ना, 5 माइक्रो एम्पियर करंट रहेगा, 5 माइक्रो एम्पियर में। तो जब मैंने इसको पोटेंशियल नहीं भी दिया है, सिर्फ मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है, मैंने कोई इसको पोटेंशियल सप्लाई नहीं किया है, सिर्फ मैंने कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल कितना रखा है सर, 0। मैंने आपको तब भी बताया था अगर सर पोटेंशियल 0 भी है तब भी इलेक्ट्रॉन सर यहां ट्रैवल करेंगे, मतलब आपको इनिशियली तो करंट मिलेगा, 0 पोटेंशियल पे भी आपको करंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, क्योंकि अब हम किसके लिए कर रहे हैं सर, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के लिए, हमको सर इमीटर को नहीं देखना है, किसको देखना है सर, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को, ठीक है। इससे देखेंगे सर करंट का ग्राफ क्या बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पोटेंशियल सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता हूं, तो ये देखो ये जो प्लस है, ये प्लस कहां अटैच है सर, इसको, तो कितना होगा, +1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होगा, जब ये प्लस होगा तो सर निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, अब वो अट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड बढ़ेगी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैं बोल रहा हूं करंट बढ़ेगा, देखो करंट बढ़ा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे सर करंट और बढ़ा, ठीक है। जब मैंने इसको +2 कर दिया, तो यहाँ +2 हो गया सर, और ज्यादा ट्रैक करेगा सर इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, तो करंट क्या होगा, और बढ़ेगा। लेकिन सर जब मैं 3 कर रहा हूं, 4 कर रहा हूं प्लस, अब मैं बढ़ाते जा रहा हूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, नहीं। देखो
सबका एक मैक्सिमम लिमिट होता है, इलेक्ट्रॉन की एक मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो सर जब आपने +1 किया तो अट्रैक्शन बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, दूसरा बार आपने +2 किया सर अट्रैक्शन बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, है ना। देखो +1 पे करंट भी आपको क्या मिला सर, ज्यादा मिला, 6 मिल गया। +2 पे सर कितना मिल गया सर, 7। पर अब उसके बाद स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, उसका स्पीड नहीं बढ़ सकती, उसकी एक लिमिट हो गई सर। अब आप उसके बाद सर आपने अगर पोटेंशियल बढ़ाया भी, इसको +3 भी कर दिया, तब भी स्पीड क्या रहेगी वही। मतलब सर अब करंट क्या होगा, सैचुरेट। करंट की स्पीड क्या होगी, सैचुरेट, मतलब करंट क्या होगा, सैचुरेट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट, इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने पॉजिटिव का देख लिया, अब देखते हैं निगेटिव का क्या होगा। अगर मैंने निगेटिव पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा। तो देखो कम्यूटेटर क्या करेगा, कम्यूटेटर सर मुझे इसको निगेटिव लगाना है तो मैं कम्यूटेटर का यूज करूंगा, ठीक है। ये यहां ब्रेक करके इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, तो निगेटिव किसको अटैच हो गया सर, कलेक्टर को। मुझे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल ही देखना है, इमीटर का ध्यान नहीं देना है ना, ग्राफ किसका है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का। तो देखो मैंने क्या किया सर, इसको निगेटिव प्रोवाइड किया, अब ये क्या होगा, निगेटिव। अब ग्राफ को निगेटिव लेके जाएंगे, है ना। देखो मैंने सर कितना अप्लाई कर दिया इसको, -1 अप्लाई किया, मतलब ये निगेटिव साइड क्या हो गया सर, -1 हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही ये -1 हुआ तो सर अब ये निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिव ही अपोज करेगा। पर किसको अपोज कर पाएगा, जिसकी ताकत इससे कम होगी या इसके बराबर होगी, ठीक है। देखो ये इन इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, क्योंकि सर ये -1 है ना, ये 0 1 को अपोज कर सकता है। लेकिन सर जिसके पास 2 और 3 एनर्जी है, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, उसको अपोज कर पाएगा कि नहीं। मैं बोलूंगा सर उनके पास एनर्जी ज्यादा है, तो जब उनके पास एनर्जी ज्यादा है तो उनके पास स्पीड भी क्या रहेगी, ज्यादा, ठीक है। ये अपोज करने जाएगा तब तक वो अंदर एंटर कर जाएगी। पर जिसके पास 0 और 1 है, उसकी स्पीड क्या है, कम, तो ये इसको अपोज कर देगा। समझ में आया, ये भी -1 है, ये भी -1 है या 0 है, तो ये अपोज कर देगा इसको। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जिसकी एनर्जी इससे इससे कम होगी या इसके इक्वल होगी, निगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, निगेटिव, तो अपोज करना शुरू करेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन के पास इससे ज्यादा एनर्जी है तो ये अंदर ट्रैवल कर जाएगा बहुत स्पीड से। तो जब -1 किया तो सर ये सब इलेक्ट्रॉन अपोज हो गए, तो लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रैवल कर गए। लेकिन सर इफेक्ट हुआ क्या करंट में, मतलब वहां पहले से इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं, पहले से अगर इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं तो करंट क्या होगा, -1 पे करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो करंट कम हो गया, करंट कम हुआ, ठीक है। ये देखो करंट अब कितना आ गया सर, 4। अच्छा सर अगर मैंने इसको -2 अप्लाई कर दिया तो -2, तो सर अभी ये तो अपोज हो ही रहे हैं, साथ साथ सर ये भी अपोज होगा, 2 वाले भी अपोज होंगे, तो करंट क्या हो जाएगा सर, और कम हो जाएगा। सर 3 पे क्या हो जाएगा, जब अगर मैंने इसको 3 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो ये देखो -3। अब सर मैक्सिमम एनर्जी कितनी है सर इसके पास, 3, आपने -3 अप्लाई कर दिया तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपोज। इसका मतलब करंट क्या हो गया सर, 0। और इस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोल दोगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस पोटेंशियल पे, है ना, करंट क्या हो जाएगा, 0, सभी इलेक्ट्रॉन अपोज हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, है ना। इसका मतलब सर इसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इक्वल टू, अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा, 0, है ना। इसका मतलब सर मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकता हूं। देखो इस पोटेंशियल को आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, V0, कैपिटल V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ½ mv² इक्वल टू EV0। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप, है ना, सेम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, है ना, माइनस इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सर, इसमें यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, 0। तो सर इसका मतलब फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है, हम फॉर्मूला अलग लिख सकते हैं, बोलो हाँ अलग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो वो भी हम देख लेंगे, पहले ग्राफ स्टडी कर लेते हैं। सर ये ग्राफ है ना, मैंने फ्रीक्वेंसी 1 पे कराया है ना, जहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 500 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं, फ्रीक्वेंसी मैंने कर दिया सर 600 हर्ट्ज, तो एनर्जी भी क्या आ गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी क्या है? फिक्स, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? फिक्स। तो सर अब जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, वर्क फंक्शन सर 2 ही है, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा? 4। मतलब अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रहेंगे जिनके पास एनर्जी कितनी होगी? 4। समझ में आया? ठीक है। तो देखो अब पोटेंशियल फिर से क्या कर रहा हूं सर? 0। पोटेंशियल फिर से क्या कर दिया सर? 0। पोटेंशियल मैंने अप्लाई नहीं किया है ना, लेकिन सर फिर भी मुझे करंट जनरेट हो रहा है, करंट मुझे मिल रहा है। करंट कितना मिल गया सर? पहले से ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि सर पहले से ज्यादा है एनर्जी किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। पहले 3 थी, अब कितनी है? 4। मतलब स्पीड क्या ज्यादा, मतलब करंट क्या मिलेगा हमको? ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको +1 किया, ये +1 हुआ तो अट्रैक्ट किया सर इसने, करंट थोड़ा सा बढ़ा। +2 किया तो करंट थोड़ा सा और बढ़ा, है ना। लेकिन उसके बाद करंट बढ़ेगा क्या? नहीं। और इसका सैचुरेशन लेवल भी क्या रहेगा? सेम, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम होना मतलब क्या होगा सर? सैचुरेशन करंट क्या होना? सेम। अब मुझे बताओ इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूले से बता दोगे सर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा सर? जितनी इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है? आप क्या बोलोगे सर? 4, है ना। जब मैं इसको -1 अप्लाई करूंगा सर, करंट क्या होगा? कम। -2 पे और कम, -3 पे और कम, और -4 पे क्या हो जाएगा सर? -4 कर दिया तो ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपोज कर देगा। समझ में आ गया? तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया? किसका सर? µ2 का। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सर? ज्यादा, है ना। ये ग्राफ आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज कर दो सर। फ्रीक्वेंसी कितनी कर दो? 700। तो कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अब इसमें ऐसे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएंगे जिसके पास एनर्जी कितनी होगी? 5, क्योंकि 7 - 2 कितना बचा सर? 5। सर सेम बनेगा सर 0 पे। फिर से ये ग्राफ, यहाँ पे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? -5। ये सैचुरेशन करंट क्या रहेगा? सेम। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं सर, सैचुरेशन करंट सेम है क्योंकि इंटेंसिटी क्या है? सेम। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है क्योंकि सभी के पास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए सैचुरेशन करंट क्या है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आ गया किसका सर? कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और करंट का। कौन से बेसिस पे सर? एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट एट कांस्टेंट इंटेंसिटी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, है ना। सर हमने एक और फॉर्मूला देखा यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारा मेन फॉर्मूला है E = φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसके जगह पे मैं सर E = φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में लगा सकता हूं। मैं बोलूंगा यस, स्टॉपिंग पोटेंशियल आप लगा सकते हो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो। सर हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला आ गया। इससे आप और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो, इससे आप और बहुत सारे फॉर्मूले बना पाएंगे। समझ में आया? तो ये सब फॉर्मूले से, और इसमें फॉर्मूले बहुत कम है, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूले बहुत कम है इसमें। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे अब। सर मिटा क्यों नहीं रहे पूरा? क्योंकि हमको ग्राफ ऐसा ही दिखना है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और करंट का ही देखना है। सिर्फ कंडीशन क्या होगी? चेंज। देखो अब कंडीशन क्या होगी, अब यहां पे, है ना, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं। डिफरेंट इंटेंसिटी करता हूं, इंटेंसिटी क्या रहेगी सर? डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सर? कांस्टेंट। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कांस्टेंट। और इंटेंसिटी क्या हो गई? है ना, डिफरेंट। अब ये इतना तो सर समझ में आ गया कि सर इंटेंसिटी अलग अलग होगा ना, तो यहाँ पे सैचुरेशन करंट भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है सर फ्रीक्वेंसी पे। तो सर फ्रीक्वेंसी चेंज, अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। चलो देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखो यहां पे अब सपोज आपने एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लो जिसको आपको कांस्टेंट रखना ही रखना है, ठीक है। आप इंटेंसिटी बार बार चेंज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा देंगे। तो इंटेंसिटी मैंने कांस्टेंट ले लिया, सपोज इंटेंसिटी ले लिया 5, 6 लेते हैं,
600 हर्ट्स। तो एनर्जी सर ये क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, नंबर सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कंसेप्ट। अब यहां पे जब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो वो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। मैक्सिमम कितना है सर 6, इसको चाहिए कितना 2, तो कितनी बची इसके पास 4। सभी के पास क्या होंगे सर, अलग अलग होंगे। आ गया। अब इंटेंसिटी आपने कोई भी एक पकड़ लिया, सपोज इंटेंसिटी आपने ले लिया 500, एग्जांपल लेता हूं, इंटेंसिटी मैंने ले लिया सर 500, है ना। अब इंटेंसिटी 500 मतलब क्या हुआ सर, नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना उतने रहेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स सपोज 500 हो गया, एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स 500 ले लिया, इंटेंसिटी आपने बोल दिया सर 500 मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स 500, ऐसा मैंने सपोज समझ लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपने पोटेंशियल नहीं भी अप्लाई किया तब भी सर इलेक्ट्रॉन तो इमिट होंगे ना, क्योंकि सर एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे ही होंगे अगर इसका पोटेंशियल 0 भी रहेगा तो, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको बढ़ाओ। सर जैसे ही आपने इसको +1 किया है ना, इसको 1 किया मतलब ये क्या हो गया सर, ये +1 हो गया सर, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी सर, स्पीड बढ़ेगी मतलब करंट भी क्या होगा, पहले से बढ़ेगा, ठीक है। 2 किया तो स्पीड और बढ़ेगी, उसके बाद सर स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब ये आ गया सर सैचुरेशन। कौन सी इंटेंसिटी पे सर, I1 पे, है ना। I1 क्या होगा सर, इंटेंसिटी, सेम चीज से डिनोट कर रहा हूं मैं I1, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताओ इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। आप क्या बोलोगे सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा 4। सर -1 अप्लाई करोगे तो सर -1 पे क्या होगा, जैसे ये -1 होगा सर इसको भी अपोज करेगा, इसको भी अपोज करेगा, करंट कम हो जाएगा सर, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ठीक है। फिर -2 पे और कम होगा, -3 पे और कम होगा सर, -4 पे कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा 0। -4 अप्लाई कर दिया मतलब सभी क्या हो गया, अपोज हो गए। आप क्या करो सर, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। सेकंड केस में क्या किया सर, आपने इंटेंसिटी 600 कर दिया, 700 कर दिया। 700 करने से सर क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, बढ़ गए। पर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बढ़ी, मैक्सिमम एनर्जी तो 4 ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो सेकंड केस में सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट थोड़ा सा बढ़ेगा इनिशियली, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़े तो करंट बढ़ेगा। फिर आपने क्या किया सर, फिर आपने उसको पॉजिटिव अप्लाई करना शुरू किया सर, करंट बढ़ा। फिर +2 किया सर, करंट और बढ़ा, और उसके बाद करंट क्या हो गया सर, कांस्टेंट। तो ये सैचुरेशन करंट किसका आ गया सर, I2 का, जब इंटेंसिटी कितनी थी I2। पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, -4, क्योंकि सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो सर सेम ही है ना, फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब क्या है, एनर्जी क्या रहेगी सेम, तो मतलब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितने पे आएगा सर, 4 पे ही आएगा। अब आप इंटेंसिटी को और बढ़ा दो सर, 900 कर दो, तो क्या बढ़ गया सर, तो सर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, ये देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। तो क्या हो गया सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो इनिशियली क्या होगा, करंट बढ़ेगा, आप पॉजिटिव करते जाओगे, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा सर, ये सैचुरेशन आ जाएगा I3 के लिए, है ना। लेकिन इसके पास एनर्जी थोड़ी बढ़ी, एनर्जी नहीं बढ़ी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा सर, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी चेंज करने से, ठीक है, I3 सबसे बड़ा है, I2 उसके बाद और I1 उसके बाद, मतलब I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, ठीक है। तो जैसे से आपने इंटेंसिटी चेंज किया तो सर सैचुरेशन करंट क्या हो गया, चेंज, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आ गया, सेम, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है सर, फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने ग्राफ देख लिए, अब इसके बाद देखेंगे फोटोसेल। चलो देखिए फोटोसेल देखते हैं। अब हो गया ये। अब फोटोसेल और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। फोटोसेल क्या है सर, फोटोसेल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट
लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो फोटोसेल, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फोटोसेल। फोटोसेल, फोटोसेल क्या है सर? ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहां पे भी हमने एक सेमी सिलेंड्रिकल मेटल ले लिया है, ये एक सेमी सिलेंड्रिकल हमने मेटल सरफेस ले लिया है। यहां पे है सर कलेक्टर, यहां पे कौन है, कलेक्टर, ठीक है। और ये इवैक्यूएटेड ग्लास, स्पेरिकल ग्लास, क्या है ये, इवैक्यूएटेड स्पेरिकल ग्लास। ये मेरी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है पर ट्राई किया है निकालने का, और हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ठीक है। ये है मेटल ही, है मेटल, है ना। इसको आप फोटो सेंसिटिव मटेरियल भी बोल सकते हो, सेंसिटिव मटेरियल सेम वैसा ही है मटेरियल, या आप इसको मेटल बोल दो, या आप इसको इमिटर बोल दो, ठीक है, जो बोलना है बोल सकते हो। ये क्या है सर, ये हो गया कलेक्टर, ये क्या हो गया कलेक्टर, सेम ही तो डायग्राम है, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब इवैक्यूएटेड। अब देखो यहां पे इसको कनेक्ट किया हमने निगेटिव से, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव से, है ना। ठीक है, हो गया। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये एनोड बन गया, ये निगेटिव है इसलिए कैथोड बन गया। जैसे ही सर फोटोसेल, मतलब मैंने बताया था आपको लाइट एनर्जी, जैसे ही सर लाइट एनर्जी एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के सर लाइट एनर्जी इस पे गिरेगी, क्या करेगा सर, इलेक्ट्रॉन को इमिट करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव, तो ये क्या है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा सर, इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा तो सर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गया, है ना। तो बहुत ईजी है, जैसे वो था वैसे ये इसको सिर्फ एक बल्ब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है बहुत ईजी। तो सर लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम, समझ में आया। चलो ये भी हमारा हो गया, है वही कंसेप्ट, कुछ नया नहीं, बल्ब के फॉर्म में कर दिया उसको। नेक्स्ट, तो यहां पे हमारा रेडिएशन वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है मैटर वाला, ठीक है। तो हमने इसमें क्या प्रूफ कर दिया कि रेडिएशन के पास कौन सा नेचर होता है सर, पार्टिकल नेचर। सर ये कैसे प्रूफ कर दिया सर, रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर है, ये तो आपने प्रूफ ही नहीं किया, ये तो हमने बताया नहीं। अरे ये जो नेचर होता है ना, देखो यहाँ पे हम बार बार क्या कर रहे थे सर, रेडिएशन को इंसिडेंट कर रहे थे, और इसमें से क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा था इसमें से, इलेक्ट्रॉन। तो ये नेचर होता किसके पास है, पार्टिकल के पास। सर कैसे, कैसे, है ना, कैसे आप बोल रहे हो कि रेडिएशन इंसिडेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये पार्टिकल नेचर है। अच्छा मुझे बताओ, एक पार्टिकल अगर है, एक पत्थर है, ठीक है, मैंने किसी को मारा, सपोज ये दीवार को ही मारा मैंने, ठीक है, इस वॉल को ही मार दिया मैंने, इस बोर्ड को ही मार दिया मैंने, तो होगा क्या, जैसे इस पत्थर को मैं इस पे मारूंगा तो इसको लगेगा, और ये जो पार्टिकल है इसमें से कुछ पार्टिकल क्या होगा, बाहर निकलेगा, बराबर है। इसका मतलब सर इस पार्टिकल ने क्या किया, इस पत्थर ने क्या किया, पत्थर क्या होगा सर, पार्टिकल, क्योंकि इसने पार्टिकल नेचर शो किया। कैसे सर, जब मैंने इसको इस पे मारा तो इसमें से कुछ इमिट होना शुरू हो गया, इंपैक्ट हुआ सर। वैसे ही
जब मैं रेडिएशन को सर इस पे फेंक के मार रहा हूं तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना। तो ये कौन सा नेचर हुआ सर, पार्टिकल नेचर। इंपैक्ट सर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नेचर कौन सा है सर, पार्टिकल नेचर। और ये नेचर अगर रेडिएशन के पास है, मतलब सर रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर होता है। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है। तो रेडिएशन के पास सर पार्टिकल नेचर भी होता है, इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। अब इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि यहां पे रेडिएशन एंड मैटर देख रहे थे ना, अब मैटर के बारे में देखेंगे। मैटर, सर मैटर के पास भी दो नेचर होंगे। कौन कौन से नेचर सर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। यस, मैटर के पास भी अब दो नेचर होंगे। कौन सा नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो सर मैटर के पास पार्टिकल नेचर होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। मैटर है ना, जैसे ये क्या है, कैसा मैटर है, एटम से बना हुआ है सर। मैटर कैसे बनता है सर, एटम से। तो इसके पास कौन सा नेचर सर, पार्टिकल नेचर। कैसे सर, मैं इसको है ना हाथ में लेके फील कर सकता हूँ, और इसमें सर मैं इसका वेट काउंट कर सकता हूँ सर, ये किसका वॉल्यूम कितना है ये काउंट कर सकता हूँ सर, इसका एरिया काउंट कर सकता हूँ सर, और क्या काउंट कर सकता है सर, इसको जब मैं फेंक के मारूंगा सेम इंपैक्ट, ठीक है, सर इस पे इंपैक्ट होगा, आवाज आएगी सर, ठीक है। तो ये क्या है सर, पार्टिकल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर मैटर के पास पार्टिकल नेचर है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। हमको अब प्रूफ क्या करना है, इसमें ये प्रूफ करना है सर मैटर के पास कौन सा नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है। जैसे रेडिएशन के पास सर वेव नेचर प्रूफ था, हमने क्या प्रूफ किया, उसके पास पार्टिकल नेचर ये प्रूफ किया। वैसे ही मैटर के पास सर पार्टिकल नेचर प्रूफ है, अब क्या प्रूफ करना है कि सर इसके पास वेव नेचर भी होता है। समझ में आ गया, ये बताया है ना डी ब्रॉगली, ठीक है। डी ब्रॉगली ने अपना हाइपोथेसिस बताया। हाइपोथेसिस मतलब जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने एक थेसिस बता दी अपनी, है ना, थ्योरेटिकल एक प्रूफ बता दिया, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने अपने हाइपोथेसिस में ये बताया है कि मैटर के पास वेव नेचर होता है। अब ये कैसे बताया, ये कैसे बताया गया, तो ये हम देखते हैं। देखो, डी ब्रॉगली ने ये बताया कि मैटर और रेडिएशन ये कोई दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। मैटर और रेडिएशन दोनों सेम है ना, मतलब मैटर और रेडिएशन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ में आ रहा है। देखो, डी ब्रॉगली ने इतनी स्टडी की, उनको ये समझ में आ गया कि मैटर और रेडिएशन ये दोनों कोई अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो अब अगर ये प्रूफ हो चुका है कि रेडिएशन के पास ये दोनों नेचर हैं, ये अगर प्रूफ हो चुका है, तो मैटर के पास भी क्या होगा, ये दोनों नेचर होगा, क्योंकि दोनों क्या है सर, सेम। सर सेम कैसे हुए। अच्छा मुझे ये बताओ, रेडिएशन, सपोज सन से जो रेडिएशन आ रही है, सन से लाइट आ रही है ना सर, ये लाइट सन से आ रही है बराबर, तो सन क्या हुआ, सन मैटर ही तो है। सन क्या है, मैटर है। मैटर से क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है ना, तो दोनों क्या हो गए, सेम। अरे कोई भी एक मैटर है, उसको जलाओ, क्या निकलेगा उसमें से, रेडिएशन, मतलब मैटर ही कन्वर्ट हुआ ना रेडिएशन में, दोनों क्या है, सेम है। तो जब रेडिएशन के पास डुअल नेचर आ सकता है, तो मैटर के पास भी सर डुअल नेचर होगा। ये किसने बता दिया, डी ब्रॉगली ने, है ना। और डी ब्रॉगली ने ये बताया कि सर अगर मैटर के पास वेवलेंथ है, अगर मैटर वेव है तो मैटर के पास वेवलेंथ भी होगी ना, ऑब्वियस सी बात है सर। तो ये प्रूफ किया क्या उसने, यस, इसने अपने थेसिस में ये प्रूफ किया हुआ है ना, इसने थ्योरेटिकल प्रूफ दिया हुआ है। इन्होंने इसके बारे में बताया गया है कि इन्होंने एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं दिया, बाद में वो डेविसन जर्मन ने दिया हुआ, वो भी हम देखेंगे, लेकिन जो इनका थ्योरेटिकल प्रूफ है वो पहले देख लेते हैं। तो यहां पे आपको क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूव, है ना, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो इसका स्टेटमेंट बताना है, उसको प्रूफ करना है, किसके बारे में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ठीक है।
स्टेट एंड प्रूफ। देखो स्टेटमेंट में क्या बताया इन्होंने, स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर मैटर के पास वेव है, मतलब मैटर ही वेव है, मैटर का वेव नेचर है ना, मतलब मैटर ही क्या है, वेव है, तो सर इसके पास वेवलेंथ भी होगी। तो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बताया कि जो इसकी वेवलेंथ है ना, मैटर के पास जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोमेंटम को। वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, है ना, वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। ठीक है, और सर उन्होंने सब प्रोपोर्शनलिटी हटाया और कांस्टेंट ले लिया सर प्लैंक का, और ये हो गया इनका स्टेटमेंट। सर पर ये स्टेटमेंट तो तब बनेगा ना जब प्रूफ होगा, तो प्रूफ किया है इसलिए तो स्टेटमेंट बताया है। तो अब हम उसका प्रूफ देखेंगे। सर प्रूफ कैसे कर दिया उन्होंने, देखो यहां पे प्रूफ उन्होंने क्या किया सर, आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला ले लिया। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला सभी को पता होगा, E इक्वल टू mc², बता बराबर है। सर कौन सा फॉर्मूला है सर आइंस्टाइन का, मास एनर्जी रिलेशन है। क्या है ये, मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन ने क्या बताया था सर कि किसी का अगर मुझे मास पता होगा तो मैं उसके पास कितनी एनर्जी है वो निकालूंगा। जैसे मेरे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये चेयर है, ये स्टूल है, इस स्टूल का मास अगर सपोज 10 kg है, कितना है सर इसका मास, कितना है 10 kg। तो इसको है ना आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया सर ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 10 टू द पावर 8 का 10 टू द पावर 8 का 16, और 16 और ये भी एक 10 है, कितना हो गया 17। तो उस स्टूल के पास कितनी एनर्जी आ गई, तो आप बोलोगे 9 इंटू 10 टू पावर 17 जूल। तो आप सर किसी का भी पास अगर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको मास पता है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो एनर्जी मास रिलेशन से, जो किसने बताया, आइंस्टाइन ने। ये आपको पता है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो सर उन्होंने क्या किया, डी ब्रॉगली ने ये एक एनर्जी ले लिया, ये एक रिलेशन ले लिया, ठीक है, और ये किसका रिलेशन है, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशन का। ठीक है, और सर हमारे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल टू hc/λ। उन्होंने ये दो फॉर्मूले को कंपेयर कर लिया, ये मैटर के लिए है सर और ये भी किसके लिए, मैटर के लिए। ठीक है, तो देखो अब उन्होंने ये दोनों फॉर्मूले कंपेयर कर लिया, तो उन्होंने ये देखा सर इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, mc² इक्वल टू hc/λ, कहां से किया सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एक सी क्या हो गया, कैंसिल, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब ये क्या हो गया, मोमेंटम, h/λ। देयरफॉर लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ गया, h/p। ये देखो प्रूफ आ गया, दैट इज लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। बता दिया सर कि मैटर के पास है ना ये वेवलेंथ होगा, आ गया ना, उन्होंने प्रूफ कर दिया सर मैटर के पास ये वेवलेंथ होगा, और मैटर के पास वेवलेंथ है तो वेवलेंथ किसके पास होती है, वेव के पास। इसका मतलब सर मैटर के पास वेव नेचर भी है। अब उन्होंने इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, है ना, तो सर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी ये बताया उन्होंने। ठीक है, तो एक और डेरिवेशन करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट फिर उन्होंने एक और फॉर्मूला बताया, डी ब्रॉगली का ही एक और फॉर्मूला है, ना, ये एक्सप्लेन किसके लिए सर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ of electron, for wavelength of electron if V is the applied potential difference। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ किया उन्होंने। देखो फॉर्मूले कैसे लाए उन्होंने,
तो इनको ये पता है कि सर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी क्या है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ा अपन। अब क्या करेंगे, इसमें m से नीचे मल्टीप्लाई किया, m से ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो जब m से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या किया सर, इन दोनों का होल स्क्वायर ले लिया। m से नीचे मल्टीप्लाई, m से ऊपर, तो ऊपर का क्या हो गया, m स्क्वायर। m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब क्या, mv का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ev। v मतलब क्या है, पोटेंशियल, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। अच्छा mv स्क्वायर मतलब क्या लिख सकता हूं सर इसको, p स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या होगा, मोमेंटम। और ट्वाइस m कहां चले गया, इस साइड, ट्वाइस m e v। सर p का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो p का फॉर्मूला आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ट्वाइस m e v। v मतलब क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन 1। नाउ ठीक है, अकॉर्डिंग है ना टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने क्या बताया है, ठीक है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, देयरफॉर पी इक्वल टू क्या है, एच अपॉन लैम्बडा। कहां पुट करेंगे सर, पुट इन इक्वेशन 1। देखो ये फॉर्मूला कहां पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। देयरफॉर है ना, पी की जगह पे क्या लिख सकता हूं सर, एच अपॉन लैम्बडा, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई वी। ठीक है, हमको तो लैम्बडा के लिए फॉर्मूला चाहिए, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू, देखो वेवलेंथ किसका सर, इलेक्ट्रॉन का, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। वेवलेंथ किसका सर, इलेक्ट्रॉन का, किस टर्म में सर, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। ये इस साइड आ गया, ये इस साइड आ गया, तो एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई वी। तो ये सर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आ गया डेरिवेशन किसका, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका सर, इलेक्ट्रॉन का। सर यहां मास भी किसका होगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। एच की वैल्यू हमको पता है 6.63 × 10⁻34 है ना, जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई की वैल्यू क्या रहेगी, चार्ज है ना वो 1.6 × 10⁻19। तो ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जब ये सभी वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। चलो वैल्यू पुट कर दें इसकी, देखो यहां पे, तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई। ये सभी वैल्यू क्या है, सॉरी ये सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। और जब आप इन सभी की वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू है ना कितनी सर, 6.63 इंटू 10⁻34 अंडर रूट ऑफ 2, एम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। ये मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो इन सभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सभी की वैल्यू आ जाएगी 1.228 इंटू 10⁻9। ठीक है, ये कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी है ना। इन सभी की वैल्यू मतलब क्या आ गई, इन सभी की वैल्यू आ गई 1.228 इंटू है ना इंटू 10⁻⁻9। ये वैल्यू उसमें रख दो। देयरफॉर अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो 1.228 इंटू 10⁻�9, ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये वैल्यू आ गई इसकी। लेकिन अंडर रूट अभी भी v वैसा ही है, ये अंडर रूट v है ना। तो आप पोटेंशियल की वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा सर, वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर पार्टिकल चेंज होता है, पार्टिकल प्रोटॉन होता है, तो आपको मास का लेना पड़ेगा सर प्रोटॉन का। तो उस केस में ये वैल्यू नहीं बनेगी, ये वैल्यू नहीं बनेगी फिर। ठीक है, फिर आपको प्रोटॉन के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसका मास लोगे उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर ये डेरिवेशन किसके लिए आ गया, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप पोटेंशियल अप्लाई करते हो इतना तो क्लियर है। चलो देखते हैं, अब ये भी हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है, डेविसन जर्मन। अब देखो डेविसन जर्मन ने किया क्या है इसमें, डेविसन जर्मन ने
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के लिए प्रूफ किया है। उन्होंने ये देखा क्या डी ब्रॉगली सर ने जो भी बताया है क्या वो सही बताया है ना, तो इसके लिए प्रूफ निकाला है। किसने निकाला है? डेविसन जर्मर ने। ठीक है, तो अब इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। चलो अब इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक, देख लेते हैं इसको फटाफट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। यहां पे उन्होंने फिलामेंट ले लिया जिसको लो टेंशन और हाई टेंशन बैटरी से अप्लाई कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे जैसे ये हाई टेंशन लो टेंशन बैटरी से अप्लाई होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम निकलना शुरू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन बीम को ये जो सिलेंडर है जिसमें हमने एक हल्का सा होल किया है, इसको हमने इसका पॉजिटिव अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट करना मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की बीम बनेगी जिसको हम कॉलीमेटेड बीम बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड भी डाइवर्ट होना चाहेगा तो पॉजिटिव होने की वजह से ये इस साइड अट्रैक्ट होगा, या इस साइड डाइवर्ट भी होगा तो यहां पर जाकर डिफ्यूज होगा। मतलब इसमें से यहां से जो बीम जाएगी वो एक स्ट्रेट लाइन बीम ही जा सकती है और कोई बीम नहीं जा सकती, है ना। तो यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को कॉलीमेटेड कर दिया, स्ट्रेट कर दिया, एक्सेलरेशन एनोड करके इसको पॉजिटिव करके, और ये पड़ा सर एक निकल क्रिस्टल पे। अब जैसे ही निकल क्रिस्टल पे पड़ा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से डाइवर्ट होना शुरू हो गए। और हमने क्या किया, यहां पे पोटेंशियल हम चेंज करते चले गए। लेकिन जो इसका रिजल्ट आया वो ऑब्जर्व किया गया सर 50 वोल्ट के पोटेंशियल पे। 50 वोल्ट के जब पोटेंशियल पे चेक किया गया तो यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी कितने डिग्री पे सर? 50 डिग्री पे, सॉरी, है ना। वोल्टेज कितना ले लिया सर इसने? 54 वोल्ट ले लिया। कितना ले लिया? 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पे यहां पे जो इंटेंसिटी आई, है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन की सर अलग अलग इंटेंसिटी आई, और वो इंटेंसिटी, है ना, यहां पे अलग थी, यहां पे अलग थी, यहां पे अलग थी, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कितने डिग्री पे आ रही है सर? 50 डिग्री पे। और उन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया। अगर इंटेंसिटी का ये ग्राफ बनाया कि यहां पे रख दिया उन्होंने इंटेंसिटी को, यहां पे रखा सर इंटेंसिटी को, ठीक है। सर इंटेंसिटी ग्राफ कैसे बनाया, उनको कैसे पता चला इंटेंसिटी आ रही है? देखो यहां पे लगा हुआ है डिटेक्टर, ये डिटेक्टर स्क्रीन पे लगा हुआ स्क्रीन है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही डाइवर्ट होंगे निकेल क्रिस्टल के थ्रू, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ये जो है लाइट करेंगे। यहां पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन कम आए, यहां ज्यादा आए, यहां कम आए, यहां ज्यादा आए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे आए हैं सर? 50 डिग्री पे, इसलिए मैंने ये बीम निकाली हुई है। तो ये डिटेक्टर जो है ना, डिटेक्ट करेगा सर कहां पे इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, कहां पे कम हो रही है। यहां पे ले लिया गया एंगल, यहां पे ले लिया गया सर एंगल। अब क्या हुआ, जो इसका ग्राफ निकला वो कुछ इस तरीके से निकला, वो इंटेंसिटी कुछ ऐसी जा रही है। एंगल के हिसाब से, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इंटेंसिटी गई है वो गई है सर 50 डिग्री पे, मैक्सिमम गई है। ये ग्राफ बना सर, ये इलेक्ट्रॉन, डाइवर्टेड इलेक्ट्रॉन के इंटेंसिटी का ग्राफ बना। और ये ग्राफ बना था ब्रैग्स ने अपने डिफ्रैक्शन लॉ में। ब्रैग्स का जो डिफ्रैक्शन लॉ था, उन्होंने यही ग्राफ बनाया था लाइट का। और ये ग्राफ कौन बना रहा है सर? इलेक्ट्रॉन बना रहा है। जो कौन बना रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बना रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर सेम ग्राफ बना रहा है, मतलब सर ब्रैग ने तो बताया था ये ग्राफ कौन बना सकता है? वेव बना सकता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन भी यही ग्राफ शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव, है ना। इलेक्ट्रॉन जो कि मैटर है, मैटर के पास कौन सा नेचर आ गया सर? वेव नेचर आ गया। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्राफ बना रहा है और इलेक्ट्रॉन मैटर है ना, तो मैटर अगर ये ग्राफ बना रहा है मतलब ये ग्राफ वेव बना सकता है। मतलब मैटर के पास कौन सा नेचर आ गया सर? वेव नेचर। अगर मैटर ये ग्राफ शो कर रहा है मतलब मैटर के पास कौन सा नेचर आ गया? वेव नेचर। देखो ये पार्टिकल है, ये मैटर है। मैटर कौन है सर? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सर वेव नेचर शो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से वेव बना रहा है। और इस तरीके से वेव ब्रैग ने बताया था कि
सिर्फ वेव नेचर वाले वेव्स ही बना सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव है, मतलब मैटर भी क्या है, वेव है, मैटर के पास वेव नेचर रहेगा। समझ में आया? अब डेविसन जर्मन ने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया। अब सर ये तो प्रूफ हो गया कि डी ब्रॉगली ने जो बताया था कि मैटर के पास वेव नेचर होता है, वो उन्होंने प्रूफ कर दिया, है ना। लेकिन क्या उनका फॉर्मूला भी सही था, ये भी हमको देखना है। तो उन्होंने ब्रैग से ही प्रूफ करवाया, मतलब ब्रैग का ही फॉर्मूला यूज किया। तो वो ब्रैग का फॉर्मूला कैसे यूज किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया है ना। ये सिलेंडर है सर, एक खोले हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेलरेटिंग एनोड हो गया, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, निकल क्रिस्टल सर यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, स्क्रीन पे स्क्रीन चमकेगी, है ना। और इसको कौन इंटेंसिटी कौन काउंट करेगा सर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, ठीक है। इन दोनों को क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन गन, इसको भी और इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे सीधी करने का काम यही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहा है, हाई टेंशन बैटरी और लो टेंशन बैटरी, यहां से इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है, ठीक है, क्लियर है। अब उन्होंने क्या किया, ये वैक्यूम चेंबर, इसमें क्या रहेगा सर, ये पूरा वैक्यूम रहेगा, क्योंकि सर अगर इसमें एयर आ गई तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो गए सर, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल पाथ डिसाइड नहीं हो पाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे पूरा वैक्यूम रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही सर यहाँ पे लो टेंशन बैटरी अप्लाई की गई, है ना, तो यहाँ से कौन निकलना शुरू हो गया, लो टेंशन और हाई टेंशन दोनों अप्लाई की गई। तो यहाँ सर इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन को कॉलिमेटेड किसने किया सर, इस सिलेंडर ने, इस होल के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रेट बीम बना दी, इलेक्ट्रॉन की बीम अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टकरा रही है, तो कहीं पे इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे इंटेंसिटी कम है, और इसके इंटेंसिटी को कौन डिटेक्ट कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, जिसके हिसाब से सर ये ग्राफ बना है 50 डिग्री के एंगल पे सर, ये ग्राफ मैक्सिमम मिला है। और सर जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है तो इंटेंसिटी भी कम हो रही है, फिर इंटेंसिटी सर इस पॉइंट पे बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, यहाँ पे भी इंटेंसिटी कम हो रही है, फिर इस पॉइंट पे बढ़ रही है, इस पॉइंट पे कम हो रही है। ये नेचर सर किसने शो किया था, तो ये नेचर को बताया था ब्रैग ने अपने डिफ्रैक्शन लॉ में, जो कि एक वेव ने बनाया था, ठीक है। इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और पार्टिकल क्या कर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन क्या है सर, मैटर, मैटर को क्या शो कर रहा है सर, वेव नेचर शो कर रहा है। मतलब ये तो क्लियर हो गया सर, मैटर के पास वेव नेचर होता है, पर क्या फॉर्मूला भी उन्होंने जो बताया वो सही है, तो देख लेते हैं फॉर्मूला सही है नहीं, है ना। अब उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया था, तो ब्रैग्स के हिसाब से, ब्रैग ने फॉर्मूला बताया हुआ है वेवलेंथ का 2d साइन थीटा। डी क्या है सर, डी है स्पेसिंग बिटवीन द निकेल क्रिस्टल लेयर, डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द निकेल क्रिस्टल लेयर। इस निकेल का जो क्रिस्टल है, इसकी जो लेयर के बीच में जो स्पेसिंग है, उसको हम लोग डी बोलेंगे, ठीक है। और वो होता है सर 0.912 आर्मस्ट्रॉन्ग, इतना स्पेसिंग होता है सर। डी क्या है सर, डी है ग्लांसिंग एंगल, डी क्या है, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। ये ग्लांसिंग एंगल है, ये कितना होगा, ये होगा सर थीटा, है ना, थीटा क्या है सर, ग्लांसिंग एंगल। डी क्या है सर, स्पेसिंग बिटवीन द निकेल क्रिस्टल लेयर, डी मतलब क्या है, ग्लांसिंग एंगल। ये ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 90 माइनस 5/2, 5 मतलब जो जितने एंगल से ये मैक्सिमम इसका डिफ्रैक्शन हो रहा है। चलो वैल्यू पुट कर लें, ग्लांसिंग एंगल कितना मिला है, तो ये एंगल कितना है सर 50 डिग्री, 50 डिग्री पे सर इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 25, 90 माइनस 25 कितना आ गया 65 डिग्री, तो ग्लांसिंग एंगल कितना आ गया सर 65 डिग्री। तो मुझे सर इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे आंसर कितना आया, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लिया, चलो वैल्यू पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2, डी की वैल्यू 0.912 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इनटू साइन, है ना 65 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई सर 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास, ठीक है। अब यही जो है वैल्यू हमने कहां पुट कर ली सर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के फॉर्मूले में, है ना। तो डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला बताया हुआ है, डी ब्रॉगली ने कौन सा फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया था 1.228 इंटू 10⁻�9 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ वी, है ना। तो वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज कितना अप्लाई किया था आपने यहाँ पे, मैं बोलूंगा सर 54 वोल्ट रख दिया यहाँ पे वैल्यू, 1.228 इंटू 10⁻�9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 54 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर भी कितना आ गया सर 1.65 या 67 के अक्रॉस आएगा, ठीक है। ये आसपास दोनों आंसर क्या आ रहे हैं सर, सेम, ठीक है।
हो सकता है ये 6-7 हो जाए, वो 6-5 हो जाए, मतलब आसपास क्या रहेंगे, सेम। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला बताया है वो भी सही बताया है। ये किसने बोल दिया सर? जर्मर और डेविसन ने। डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनको भी ये पता चल गया कि हाँ सर मैटर के पास वेव नेचर होता है, और उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया है ना ब्रैग्स लॉ से, क्योंकि ब्रैग्स लॉ के ही कंसेप्ट ने मैटर को वेव दिखाया है, ठीक है, तो ब्रैग्स का ही लॉ यूज किया गया, ब्रैग्स का डिफ्रैक्शन लॉ यूज किया, उसका फॉर्मूला यूज किया, तो ये वेवलेंथ आई। और डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से भी सेम वेवलेंथ आ रही थी, आसपास सेम ही था। तो इसका मतलब था डी ब्रॉगली का कंसेप्ट भी सही था, उसका फॉर्मूला भी सही था, ये बता दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, अगर आपने देखे होंगे तो बहुत कम फॉर्मूले हैं और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो अगर आपको एक बार अगर फॉर्मूले रिवाइज करना होगा तो मैं कर देता हूं। हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा सर? E इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में मतलब क्या होता है सर? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब E इक्वल टू क्या हो गया? फाई नॉट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल। E का फॉर्मूला एस सी अपॉन लैम्डा, इसका फॉर्मूला एस सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट, है ना। अब इससे और भी बहुत ज्यादा फॉर्मूले बन सकते हैं। उसके बाद हमने सर डी ब्रॉगली का फॉर्मूला देखा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। पी मतलब एम इंटू वी, तो आप वो भी लिख सकते हो, एम इंटू वी। उसके बाद हमने यहाँ पे सर वेवलेंथ का और फॉर्मूला क्या देखा? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई वी, जिसको हमने क्या देखा? लैम्डा इक्वल टू 1.228 इंटू 10 टू पावर -9 अंडर रूट ऑफ वी। उसके बाद ब्रैग्स लॉ का भी हमने एक फॉर्मूला देखा, 2d साइन थीटा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले देखे और हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो मैक्सिमम फॉर्मूले हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये सब चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।